आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स के हवाला से जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह जो है वो सॉल्व करेंगे। उसमें पहला पॉइंट तो ये याद रखना है आपने कि ये कहता है कि लॉज ऑफ फिज़िक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ये इसका मतलब ये है कि अगर ये लॉ है F इज़ इक्वल टू एम में, ये एक इनर्शियल फ्रेम में है, ये फॉर्म है इसकी, तो दूसरा इनर्शियल फ्रेम वाला जो आदमी है वो भी यही इसकी फॉर्म फाइंड आउट करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ मेजर करे या सेम मेजर करे। अच्छा, दूसरा है ये कि द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू c फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर, यानी तमाम इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है उनके लिए सेम स्पीड जो है वो होगी, ऑब्ज़र्व करेगा। ये पॉइंट आपने ज़हन नशीन रखना है। फर्स्ट postulate declare that laws of physics are absolute, universal and same for all inertial observer. Laws that hold for inertial observer cannot be violated by any other inertial observer. Second postulate is much more difficult to accept because it violates our common sense, which is firmly grounded on Galilean kinematics. उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम कंसिडर करते हैं 3 ऑब्जर्वर A, B, C. Each of whom is at rest in different inertial frame. A flashes a light emitted by the observer A, who observed the light to travel at speed c. ठीक है, यानी 3 ऑब्जर्वर उसने कंसिडर कर लिए, 3 डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स में हैं। एक ऑब्जर्वर जो है जिसको हमने ए कहा वो लाइट फ्लैश करता है, हु ऑब्जर्व द लाइट ट्रैवल एट स्पीड सी। द फ्रेम of observer B is moving away from A at speed c by 4, यानी स्पीड ऑफ लाइट के चौथे हिस्से से मूव करता है। Galilean kinematics predicts that B measure the value, तो Galilean जो काइनेमेटिक्स है उसके लॉज को अगर इस्तेमाल करें तो B measures the value of c minus 3c by 4, यानी for the speed of light emitted by A. Observer C is in the frame moving towards A with the speed c by 4. According to Galileo, C observer measure the speed c plus 4, 5c plus 4, the speed of light emitted by A. Einstein's second postulate, on the other hand, asserts that all 3 observers observe the same speed of light पल्स की स्पीड सेम मेजर करें। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट आप फिर देख लें इसकी फर्दर इलस्ट्रेशन के लिए ना। अदर कॉन्सिक्वेंस दे इम्प्लाई दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सेलरेट। इससे ये पता चलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सेलरेट अ पार्टिकल टू अ स्पीड ग्रेटर दैन c, नो मैटर how much kinetic energy is given to it. This is also a prediction that can be tested in the laboratory and one that brings out an other difference between postulates of relativity and those of classical physics.
Classical physics places no upper limit on the speed of an object may attain. Relativity imposes such a limit of speed which by the first postulate must be the same for all inertial observers. ये रेलेटिविस्टिक्स और ये क्लासिकल कहती है कि जितनी मर्जी स्पीड आप बढ़ा लें। आपा जी अरीबा ना वो ना वो चाचू की दुकान में जरा ले आना वो खान रही हो। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ आइंस्टाइन पोस्टुलेट जो आपके काम की होंगी फिलहाल। सबसे पहले है रिलेटिविटी ऑफ टाइम, ये मुझे आपको समझाना है। रिलेटिविटी ऑफ टाइम का ये रिलेशन है डेल्टा टी नॉट ओवर सी। ये डेल्टा टी वो टाइम इंटरवल है जो वो ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्व करेगा जिसके लिहाज से क्लॉक जो है वो मूव कर रहा है, और डेल्टा टी नॉट वो टाइम इंटरवल है जो वो ऑब्ज़र्वर मेजर करेगा जिसके लिहाज से क्लॉक जो है वो एट रेस्ट है। इन दोनों का आपस में ये रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप की कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। पहली बात, इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में वो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी या तो वो इक्वल टू 1 होगा या लेस देन। तो इस सूरत में डेल्टा टी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट, दैट इज़ द ऑब्जर्वर relative to whom the clock is in motion measure the greater interval between ticks. This fact is called time dilation. The interval delta t naught measured by an observer s prime, in this case relative to whom clock is at rest, is called proper time. The proper time interval between two events is the smallest interval between them that any observer can measure. All observer in relative motion उसके लॉन्गर इंटरवल, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। ये अगर वो पाई ऑन वाली एग्जांपल आप शुरू में पढ़ें, ठीक है ना, किताब ले करके, तो उसके ऊपर ये अप्लाई करके उसने बाकायदा साबित किया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए अगर आप पढ़ें उसको। इक्वेशन 3 इज़ वैलिड फॉर एनी डायरेक्शन, यानी मोशन किसी भी डायरेक्शन में ये वैलिड रहती है। इट इज़ आल्सो वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ क्लॉक, क्लॉक जिस तरह का मर्जी हो उसके लिए वैलिड है। इट हैज़ बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली नॉट ओनली विद डिकेइंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स moving at high speed but also with precise atomic clocks moving relative to one another at ordinary speeds, मतलब जेट एयरलाइनर वगैरह की स्पीड पे होगी। इवन बायोलॉजिकल क्लॉक्स सच एज ह्यूमन एजिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी इफेक्टेड by the time dilation. An interesting aspect of this fact called twin paradox is discussed later in this chapter, उसमें ये टाइम। नेक्स्ट है relativity of length, ठीक है। relativity of length के लिए ये इक्वेशन है L is equal to L naught 1 minus u square of v square
अब अगेन ये वाला फैक्टर जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 1 होगा, तो इसलिए एल नॉट जो है उसको हम कहेंगे प्रॉपर लेंथ, ठीक है, या रेस्ट लेंथ, प्रॉपर लेंथ भी इसको रेस्ट लेंथ। अच्छा, all observers in motion relative to s measure the shorter length, but only for the dimension along the direction of motion. The length measurement transverse to the direction of motion are unaffected. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये याद रखें। ये फिर इसने वो पाइऑन की एग्जांपल के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, ये अब आपने लाजमी तौर पे पढ़ लेनी है। रेलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, ये फार्मूला है रेलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। अच्छा, इस फार्मूले को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सबसे पहले हम सिचुएशन अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, गैलीलियन रिलेटिविटी में वो सिंपली कह देते थे कि अगर फ़र्ज़ किया इस तरह कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह कोई गाड़ी है, इसके ऊपर एक बॉडी है और यहाँ पे एक पार्टिकल है, आपने उसको v0 वेलोसिटी से फेंका है और गाड़ी u वेलोसिटी से चल रही है, तो यहाँ पे जो ऑब्ज़र्वर एट रेस्ट होगा, यानी उस जिसके लिहाज से गाड़ी रिलेटिव है, तो वो वेलोसिटी मेजर करेगा v इज़ इक्वल टू u प्लस v0। ये सिंपल थी कैलकुलेशन, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये फैक्टर एक्स्ट्रा आया है, ये अब आपने याद रखना, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी का जो रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है। अब कभी भी हिसाब करना पड़े तो इसको जहन में रखना है अब आपने, ठीक है। अब हम ज़रा नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी उसने रिलेटिविस्टिक एडिशन की कैलकुलेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी सी इसकी फॉर्म देख लें, शायद इस हवाला से कोई बात आपसे पूछी जाए। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है जिस वक्त जो दो ऑब्ज़र्वर हैं, दो रेफरेंस फ्रेम हैं, वो इस तरह से हैं, यानी उन एक रेफरेंस फ्रेम अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो मूव करता है, ठीक है, विद वेलोसिटी भी। ये इवेंट हैपन हो रहा है, इसके लिहाज से ये इवेंट एट रेस्ट है और इसके लिहाज से ये इवेंट मूविंग है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स मेजर करता है ये प्राइम्ड है, ये जो कोऑर्डिनेट मेजर करता है ये अनप्राइम्ड है। इस बात को ज़रा ज़हननशीन करेंगे तो फिर आपको याद रह जाएगा हमेशा कि प्राइम्ड का क्या कॉन्सेप्ट है और अनप्राइम्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करता हुआ तो फिर इसमें भी इस तरह की इक्वेशंस बननी है, ठीक है। इसमें अब फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने जो याद रखनी है वो ये है गैमा फैक्टर, ठीक है, और ये टाइम में भी गैमा फैक्टर है। अब ये देखें, टाइम भी चेंज है दोनों ऑब्जर्वर के लिए, और जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन है वो चेंज है, जिस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए उसमें भी इवेंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं आती, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बरक्स ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये था जिसमें टाइम सेम रखा था और जो सिंपल चेंज आती थी वो इस तरह की थी। अब ये चेंज मुख्तलिफ है, गौर करें, फैक्टर है, इसको हम गैमा फैक्टर कहते हैं, ये याद रखना है। गैमा फैक्टर यहाँ पे गैमा के नाम से है, किसी किताब में कुछ भी हो सकता है,
ठीक है ना। इसके साथ एक स्पीड पैरामीटर बीटा शामिल कर लेते हैं, जो हमें यहाँ पे ये बताता है कि रेशो जो है वो वेलोसिटीज़ की क्या है, यानी जो पार्टिकल मूव कर रहा है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो कितनी है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कॉन्सिक्वेंस इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है जी। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। Some simple values of beta and gamma are given in table and the relationship between gamma is shown in figure 1, जो देखते हैं। The range of gamma is from 1 at low speed, q is very very less than c, beta is very less than, to infinity। इन्फिनिट कब इसकी वैल्यू है, हाई स्पीड के ऊपर है जब u अप्रोचेस करेगा c को और बीटा अप्रोच करेगा 1 को, ये याद रखना। Note that Lorentz transformation equation reduced to those of Galilean transformation when u is very very less than c. One way to convenient show this, let c approaches 0। यानी बाज़ दफ़ा ये भी आ जाता है कि अंडर व्हाट कंडीशन जो है वो गलीलियन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑर्डिनरी गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें ये बात याद रखनी है अब आप लोगों ने, ठीक है ठीक है। ऑल क्लासिकल रिजल्ट ड्राइव प्रीवियस चैप्टर एग्रीज अपॉन, तो फिर वो एग्री हो जाते हैं उसके ऊपर ना। ये कुछ स्पीड पैरामीटर्स और साथ में जो गैमा की वैल्यूज़ उसमें, और ये रिलेशनशिप ये है, ये भी ध्यान रखना है, एमसीक्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। इसको लॉरेंस पैरामीटर भी कहते हैं गैमा को ना। ये हो सकता है किसी में वो लैंग्वेज इस तरह किसी किताब से उठाए और वो लॉरेंस पैरामीटर वगैरह की टर्म्स में। ये वही उसने दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज़ वगैरह जो है ना वो किया हुआ है। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लें, इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लें, जैसा ये है। फिर वही कॉन्सिक्वेंस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से दोबारा वही इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंट वे से वो दोबारा से उनको करेगा। रिलेटिविटी ऑफ लेंथ है, ठीक है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, ये फार्मूला भी याद रखना है। द रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज इस तरह px m py, फिर रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक फॉर काइनेटिक एनर्जी, और ई नॉट जो है ये टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ई इज इक्वल टू दिस। रेस्ट मास एनर्जी इज डिफाइंड एज c square, the total relativistic energy is equal to kinetic energy plus relativistic energy. In an isolated system of particle, total relativistic energy remains constant। फिर रेस्ट एनर्जी भी बीच में शामिल हो गई है, ठीक। और फिर ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है, E इज इक्वल टू पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नॉट, या एम रेस्ट मास एनर्जी है, एम नॉट स्केयर C4, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है।